तो गाइस चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। साउंड में किस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। देखो साउंड क्या है, एक हमारी साउंड मैकेनिकल वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में मूव करती है और इसको प्रोपेगेट होने के लिए किसकी नीड होती है, मीडियम चाहिए होता है। जैसे लाइट ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं तो साउंड ट्रेवल नहीं। जैसे स्पेस में होने वाला कोई भी साउंड हमें नहीं सुनाई देता, लेकिन स्पेस से आने वाली लाइट हमारे पास तक आ जाती है, क्योंकि लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। यहाँ पर साउंड ऑडेबल साउंड जैसे हम सुन सकते हैं उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसे 20 किलो हर्ट्ज भी लिख देते हैं, ठीक है, 20 kHz लिख देते हैं, ऐसा ऑप्शन में आ सकता है। अल्ट्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाती है वो अल्ट्रासोनिक, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है वो इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो इनके एग्जांपल आ जाते हैं कि भाई अल्ट्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सुन सकता है, और इंफ्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है। तो इनके एग्जांपल हैं कुछ हमारे। तो अल्ट्रासोनिक साउंड हमारे कौन कौन सुन सकता है, कौन प्रोड्यूस करता है, जैसे बैट, चमगादड़ वगैरह होते हैं, डॉग, डॉल्फिन, फ्रॉग, ये इस तरीके के एनिमल्स हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड्स जैसे हमारे एलिफेंट्स होते हैं, वेल्स होती हैं, ये पिजन्स होते हैं, तो इस तरीके के एनिमल्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हम बातें करते हैं अपनी इन वेव्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा, फिर आगे की बात करें हम इसमें, तो फिर ये क्या है भाई, v इजिकल्स टू एफ वी। तो वही है कि भाई वेलोसिटी इजिकल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इजिकल्स टू, ये वाला फॉर्मूला भी देखा था हमने कि वेलोसिटी इजिकल्स टू क्या होता है, v अपॉन टी होता है हमारा, ठीक है, v और s अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इजिकल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ये वही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इजिकल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसका, वेव का, साउंड वेव्स का डिस्प्लेसमेंट की, इनके वेवलेंथ, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कितनी है, एक वेव की वेवलेंथ वो होती है हमारी लैम्डा, यहाँ पर टाइम टी, और 1/t को हम एफ कह देते हैं, तो v इजिकल्स टू क्या हो जाता है हमारा, 1/t को एफ कह देंगे तो एफ लैम्डा, ठीक है, ये रिलेशन आ जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो फिर ई को आ गया हमारे कि ई को कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ई को प्रोड्यूस होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका फॉर्मूला है कि जो यहाँ पर डिस्टेंस हम निकालेंगे वो VT/2 करके निकाल देते हैं, इसमें डबल हो जाता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस डबल हो जाता है कि वो टकरा कर वापस आएगा, तो डबल डिस्टेंस हम इसमें लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही तो है ये। देखो वेलोसिटी को इधर लेके आ जाएँ तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, लेकिन डिस्टेंस 2 टाइम कर दो तो टाइम इज इक्वल्स टू 2D/v हो जाएगा। सिंपल, ये है हमारा। फिर और क्या है इसमें, यूजेस ऑफ इकोस बाय बैट्स, डॉल्फिन, फिशरमैन्स, ये इसका यूज़ करते हैं। सोनार सिस्टम, ठीक है, सोनार सिस्टम इसका फुल फॉर्म आ जाती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम अंडर डेप्थ में, ठीक है, समुद्र वगैरह में, सी वगैरह में, ओशंस वगैरह में ऑब्जेक्ट्स को उनकी गहराई फाइंड करने के लिए, ठीक है, डेप्थ फाइंड करने के लिए ओशंस वगैरह की, उसके लिए हम सोनार सिस्टम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसमें हम एक वेव छोड़ते हैं, वो वेव टकरा कर जब वापस आती है तो उससे हम उसका क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, उसकी हाइट निकाली जाती है। तो सोनार सिस्टम क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, इसे कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। ये आ जाता है सिंपल हमारा। अब ये जो वेव लेंथ वगैरह का क्या सिस्टम है इसमें, कि वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखो इन्हें एक ही बार में जान लेते हैं कि क्या वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है। इधर जो देखो जो हमारी साउंड चलती है वो कुछ इस तरीके से वेव में चलती है हमारी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। अब एक बार, ठीक है, एक बार जब ये अप डाउन करती है वेव, तो इस लेंथ को हम इसकी वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम कह देते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रोट के बीच के डिस्टेंस को हम इसका क्या कहते हैं, लैम्डा, ठीक है। सिस्ट और क्रॉस, ठीक है, ट्रोट, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, लैम्डा कहते हैं। यहाँ पर ये लैम्डा है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, कि भाई 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कोई भी जो वेव है वो कितनी बार क्या कर रही है, ऑक्सीलेशन कर रही है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकंड क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी होता है, ओके। और इसका एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है आइदर साइड, उसको हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसको हम इसका क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कितनी हाइट तक जाएगा ये कितनी हाइट तक जाएगा, वो इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें बस हमारी। और इसके टाइप सीख लो कि नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है,
नेचुरल डैम्प्ड और फोर्स वाइब्रेशन ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नेचुरल वाइब्रेशन वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज नहीं होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती है, वो सेम वे में चलती है हमारी। ओके, तो नेचुरल वाइब्रेशन आर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विच रिमेन कांस्टेंट। तो इसका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन डैम्प्ड क्या होता है हमारा, ये होता है पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेजिस्टिव फोर्स आर कोल्ड डैम्प्ड। तो इस जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता रहे, डिक्रीज होता रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन के बहना, स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री इज पुल्ड एंड देन रिलीज। ठीक है, जब हम किसी ट्री को खींचते हैं उसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 लो होती चली जाती है। टर्निंग फोर्क व्हेन स्ट्रोक ऑन अ रबर पैड, रबर पैड पर अगर हम टर्निंग स्ट्रोक मारते हैं तो उसकी वाइब्रेशन करती है, धीरे धीरे वो डाउन होती जाती है। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, डैम्प्ड वाइब्रेशन के। और यहाँ पर क्या है, नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन कम पूछा जाता है कि वाइब्रेशन द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी विच टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। जैसे एग्जाम्पल है, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ डायफ्राम ऑफ अ माइक्रोफोन साउंड बॉक्स विद फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड टू द स्पीच ऑफ द फ्रीक्वेंसी और आर फोर्स फ्रीक्वेंसी की जितने ज़्यादा फोर्स दो उतने उसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होता रहे। ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उसकी कम ज़्यादा होते रहे, वो क्या हो गया हमारा, फोर्स वाइब्रेशन। ये है हमारा। फिर रेजोनेंस, रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। ये रेजोनेंस क्या है, स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एक्सटर्नल अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी द बॉडी रेडली बिगिंस टू द वाइब्रेट। ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, रेजोनेंस अकर ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स कॉज्ड फोर्स वाइब्रेशन इन द बॉडी। ठीक है, एंड द फोर्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये चीज़ें तो बहुत ही कम आपसे पूछी जाती हैं, इतना अब हम इसको डीपली नहीं कर रहे हैं, इसको हम आगे चलते हैं। जैसे ये चीज़ें तो हमारी आई नहीं रही है तो इन्हें करने की ज़रूरत भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर लो कि भाई लाउडनेस, पिच, क्वालिटी ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो लाउडनेस इज अ करेक्टेड बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम अ फेंट वन बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, कि वो किसी की आवाज़ कितनी ज़्यादा लाउड होगी वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड उसका उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, एम्पलीट्यूड लाउडनेस पर डिपेंड करती है डायरेक्टली। और क्या है इसमें, जैसे पिच हो गया, पिच एंड फ्रीक्वेंसी, पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पर रिलेट करती हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा पिच उतनी ज़्यादा उसकी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा उसकी पिच। ठीक है, पिच इज़ द कंसीडर ओनली इन रेफरेंस टू द म्यूजिकल साउंड इज म्यूजिकल नोट हैज़ अ डेफिनेट पिच। इफ द पिच इज हाई द साउंड इज श्रिल एंड इफ द पिच इज लो द साउंड इज फ्लैट। तो पिच किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर, और लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पर। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। क्वालिटी एंड वेव फॉर्म क्या है कि क्वालिटी वो है कि जिससे कि हम दो साउंड्स को, दो आवाज़ों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ ए साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विश द टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट इमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ ईच इन द देयर वेव फॉर्म। ठीक है, इनकी वेव फॉर्म से हम उनको देख सकते हैं कि जब इनकी वेव फॉर्म अलग अलग है तो ये इनमें डिफरेंस है। द क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल साउंड डिपेंड ऑन इट्स वेव फॉर्म। तो ये किस पर डिपेंड करती है, वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है, क्या, इसकी क्वालिटी। बस ये कर लेना इसमें सफिशिएंट है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ओम लॉ। ठीक है, ये हमने इसमें सिंपल है, देखो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इस पर भी ये प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, -19 कूलाम होता है। इसका मास होता है हमारा कितना, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यहाँ पर कितना होता है इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻, इसका होता है 31, इसका होता है 27। ठीक है, kg मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, और किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास माना जाता है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इसीलिए ही जो मास ऑफ एटम होता है वो डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस पर।
क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है उनका मास क्या होता है, नियरली सेम होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज करंट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट वही है कि रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, ठीक है। I इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी होता है रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज को हम करंट कहते हैं। ये इसकी यूनिट कुलाम जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और इसकी यूनिट कितनी लेते हैं हम यहाँ पर, सेकंड। लेकिन I की जो ड्राइव्ड यूनिट है हमारी, या फिर इसकी जो यूनिट है हमारी वो क्या होती है, कुलाम पर सेकंड, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पेयर, AMPERE, ठीक है। एम्पेयर इसकी यूनिट होती है, एम्पेयर इसकी यूनिट होती है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है सिंपल इसमें हमारा। अब और क्या है इसमें कॉन्सेप्ट जो कहता है हमारा, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस वी की यूनिट क्या है यहाँ पर, वी की यूनिट वोल्ट ही है, ठीक है, जिसे हम वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, लेकिन इसकी यूनिट वी वोल्ट कहते हैं। वर्क की यूनिट आपको पता है जूल, और इसकी क्या है, कुलाम। ये आपकी इसकी यूनिट होती है। ये चीज़ें सिंपल सी पता होनी चाहिए हमें। ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ओम्स लॉ जाता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। V अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट आता है R, इस R को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट है हमारी ओम, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये है हमारे पास इसमें। और क्या है इसमें, तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते, यहाँ पर रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। इन दोनों कंबाइन करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A होता है। और यहाँ से अगर हम इसे हटाते हैं तो यहाँ पर आता है रो, L/A। रो क्या है, इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। ये है हमारा स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हीट की हमने, वो पर यूनिट लेंथ के लिए हो जाता है कि बहुत बड़ा वायर है, इसकी एक यूनिट लेंथ के लिए, मान लेते हैं 1 मीटर के लिए जितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता किस पर, उसकी लेंथ पर, ये सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पर। अलग अलग मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, तो इसे कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी बोलते हैं इसे, या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, R, A इधर आएगा हमारा, अपॉन में L इजिकल्स टू रो, इसे रो सिंबल से बोलते हैं। A की यूनिट देखो, R की यूनिट ओम है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है, और इसकी यूनिट मीटर है, तो यहाँ पर हो जाता है ओम मीटर, ठीक है। ये होता है हमारा ओम मीटर, इसकी यूनिट है हमारी, ओके। और आगे चलते हैं हम, इसमें VI ग्राफ आ जाता है। VI ग्राफ सिंपल हमारा ये स्लोप वाला ग्राफ मिलता है हमें अगर हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ क्या कहता है कि ओबे ओनली व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें अगर हम फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तभी ये फॉलो होता है कि V इक्वल्स टू R। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये इसे फॉलो नहीं करता, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं तो हम, ओके। ये इसकी कंडीशन भी है हमारी। और क्या जाता है इसमें, ओमिक रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस जो भी डिवाइस फॉलो करती है ओम्स लॉ को वो ओमिक है, और नॉन ओमिक जो नहीं करती। जैसे यहाँ पर नॉन ओमिक में है हमारा जंक्शन डायोड, LED ट्रांजिस्टर, फिलामेंटो बल्ब, ये नॉन ओमिक है, ठीक है। यहाँ पर जितना ज़्यादा करंट वोल्टेज देते हैं उतना ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगती है ज़्यादा। ऑल मेटेलिक कंडक्टर सच एज सिल्वर, आयरन, कॉपर, निक्रोम, ये सभी क्या है हमारे ओमिक डिवाइस है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होता है, इनका रेजिस्टेंस लो होता है। और क्या है इसमें चीज़ें, इसमें सिंपल है कि भाई हमारा ये है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ ए वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये इसी की बात की है इसने कि रेजिस्टेंस को कौन कौन अफेक्ट करेगा। इसका मटेरियल, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कॉपर का अलग, आयरन का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, सिल्वर का अलग। सिल्वर सुपर कंडक्टर माना जाता है क्योंकि उसका बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसलिए अगर आप वायरिंग सिल्वर से करते हैं तो बेस्ट मानी जाती है, लेकिन हम गोल्ड से करते हैं जो मदरबोर्ड्स वगैरह होते हैं। क्यों? क्योंकि
उसका एक और एडवांटेज है कि वो कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर के जैसा नहीं है, लेकिन उसके बराबर की है, लेकिन उसमें क्या नहीं लगता, कोरिजन नहीं लगता, वो कोरिजन फ्री मेटल है। ठीक है, कभी भी जो गोल्ड होता है उसमें रस्टिंग नहीं होती है। अब अगर हम बात करें आगे वाले कॉन्सेप्ट किसमें और क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आने के बाद इसमें ये आ जाता है भाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी नोन एज कंडक्टिविटी। ये आ गया इसका। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसकी क्या आ जाती है, इसे साइमन मीटर इनवर्स भी कह देते हैं, साइमन मीटर इनवर्स भी कहते हैं, याद रखना साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स ये क्या है, इसकी यूनिट है इसमें। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी, या फिर साइमन मीटर इनवर्स किसकी, कंडक्टिविटी की। ये रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का, रो का। ठीक है, ये सिग्मा, ये रो वाला सिग्मा। और क्या है इसमें, सुपर कंडक्टर की बात कर ली भाई, वो कंडक्टर जो क्या करे जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हो बिल्कुल, वो सुपर कंडक्टर में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, मरकरी बिलो 4.2 केल्विन, लीड बिलो 7.2 केल्विन, निम्बोमियम बिलो ये। पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इतना कम टेम्परेचर हम नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा सिल्वर ही माना जाता है। सुपर कंडक्टर वाली जो चीज़ है वो क्या है, हो नहीं सकती है, इम्पॉसिबल की तरह है। फिर ये आता है भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल जो फोर्स है हमारी किसकी, किसी भी बैटरी में, कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो क्या होता है हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल इन अ सर्किट आउटसाइड द सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो ई एम एफ डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो डब्ल्यू अपॉन क्यू है, इसका भी क्या है हमारा, डब्ल्यू अपॉन क्यू है, कि यहाँ पर ये जो वर्क डन हो रहा है वो चार्जेस का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर वो कितना हो रहा है, उसी से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज वी है, ये हो गया हमारा डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसमें आ गया हमारा रिलेशन कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वी प्लस स्मॉल वी, तो ये आ गया हमारा रिलेशन। तो इसमें इतना ज़्यादा ये अगर हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट है ये हमारा कि आई इज इक्वल्स टू, अगर क्या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट देखते हैं कि सेल का भी रेजिस्टेंस अगर नहीं है सेल का रेजिस्टेंस तो उसे नेग्लिजिबल ले लेते हैं, लेकिन अगर सेल का भी रेजिस्टेंस है बैटरी का तो उसे हम क्या लेंगे, यहाँ पर आर लेंगे। ओके, इस सेल का रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल आर। करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इज इक्वल्स वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आर ये वी है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला है, तो आई को लिख दिया हमने वी अपॉन आर। ठीक है, वी अपॉन आर, तो ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर वन। यहाँ पर आई आर करेंगे तो यहाँ वी लिख देंगे, तो वी प्लस आर, तो यहाँ पर वी प्लस आर, ई इज इक्वल्स टू वी प्लस आर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसमें। तो ये एक रिलेशन हमारे पास ये आ रहा है इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका पोटेंशियल डिफरेंस -1 और आर। फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बस बैटरी की जो चीज़ें वही है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जो रोड लगी हुई होती है बैटरी के अंदर दो, ठीक है, कैथोड एनोड, डिस्टेंस बिटवीन उनका, डिस्टेंस कितना उनके बीच में, नेचर एंड कंसंट्रेशन कितनी इलेक्ट्रोलाइट की, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका डेरिवेशन नहीं आ रहा कि रजिस्टेंस कैसे कंबाइन करते हैं। तो सीरीज़ में अगर वो कनेक्ट है, तो R1 R2 R2 हैं, R1 R2 R3 हैं, तो उनको हम डायरेक्ट जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन सभी का सम हो जाता है। लेकिन अगर ये पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन याद रखना है आपको, पैरेलल में करंट सेम रहता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही वे में जाते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड हो जाता है। इसमें करंट डिवाइड होता है, इसमें क्या होता है, करंट सबको अलग अलग जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम रहता है।
ये बात है इसमें। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, अगर ये R1 R2 R3 है तो ये हो जाएगा 1/R1, रेसिप्रोकल करके प्लस करते हैं। अब वो जितने भी हों R1 R2 एंड सो ऑन, जितने भी उनको हम इसी तरीके से ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये एक्सप्रेशन नहीं आ रही है इसके लिए, तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है कि बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो देखो, अगर ये पैरेलल में है तो इन दोनों का पहला पैरेलल निकालेंगे, फिर ये सीरीज में हो जाएंगे इसके साथ, तो फिर इसका सीरीज में निकाल देंगे। इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 1/R, इसका टोटल जो है 1/R1 + 1/R2, ठीक है। अगर हम इसको R1 और R2 लेंगे, लेकिन यहाँ पर 1/1 आएगा, 1/1 आएगा, यहाँ 1/R टोटल, ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो R टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। तो R टोटल आ रहा है हमारा 1/2 ओम, ठीक है। ये है 1/2 ओम R टोटल आ रहा है हमारा। अब इसका अगर हम कंबाइन करें, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालें 1/2 को किसके साथ, 1 के साथ करेंगे तो आएगा 3/2 ओम, या फिर इसे 1.5 ओम कहते हैं। रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होता है और सीरीज में क्या हो जाता है, टोटल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो हाउस होल्ड सर्किट की मतलब वायरिंग की जाती है वो पैरेलल में की जाती है। इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी हैं सीरीज़ और पैरेलल के। सीरीज़ में ऐसा है कि भाई एक यहाँ से मान लेते हैं ये वायर यहाँ से ख़राब हुआ तो ये वाला सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी नहीं जलेगा क्योंकि ब्रेक ही हो गया सर्किट। यहाँ पर मान लेते हैं बल्ब है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कोई भी डिवाइस है ना वो रेजिस्टेंस क्या करती है यहाँ पर अप्लाई करती है। तो हर एक डिवाइस में रेजिस्टेंस है तो उसको हम रजिस्टर्स कह देते हैं, ओके। अब इसका अगर फिलामेंट ख़राब हुआ, इसका ब्रेक हो गया सर्किट, सारे बंद हो गए। लेकिन अगर इसमें हुआ बंद तो कोई बात नहीं, ये लाइन लग जा रही है, इस वाली लाइन में अभी भी देखो सर्किट पूरा है, ठीक है। अगर हम देखें इसमें अभी भी सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पर अभी भी सर्किट कंप्लीट है, ये सिस्टम चलता है इसमें, ओके। तो पैरेलल में और इसके यही है कि भाई इसमें टोटल रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस लो रहता है। इसमें अगर कोई भी डिवाइस ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो एनी वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग देन होल सर्किट विल स्टॉप। यहाँ पर एनी वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग देन अदर डिवाइस विल वर्क प्रॉपरली, तो अदर डिवाइस प्रॉपरली वर्क करेंगी हमारी, ठीक है। ये इसके कुछ एडवांटेज है। यहाँ पर इक्वल वोल्टेज नहीं मिलती, यहाँ पर डिवाइड हो जाती है वोल्टेज, यहाँ पर इक्वल वोल्टेज मिलती है सभी को, तो इक्वली वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं इसमें हमारी, ओके। अब इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये इस तरह का, इसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इसमें रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, इसमें इन दोनों को रेसिप्रोकल कर ऐड करेंगे, फिर इसको इसके साथ कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर ये इस तरीके से है हमारा, इसमें ये दो है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया है, तो पहले हम इन पैरेलल वाले को कंबाइन करके फिर इसे सीरीज़ में ऐड कर देंगे। पैरेलल वाले को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये 1/2 + 1/3 1/R = इन दोनों का एलसीएम 6, यहाँ पर जाएगा 3 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 1/R = 5.6। तो R की वैल्यू रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल ही 5.6 ओम आ जाएगा। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 6 30 + 6/5 जाएगा 36/5 ओम। ओम यूनिट लगानी है हमें इसकी, ओम, ठीक है। ये आ गया रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ये 36/5, या फिर हम डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 5 2 10, ओके। इस तरीके से इसके आंसर आ जाते हैं हमारे। ये कुछ डिवाइसेस हैं हमारी, मतलब इस तरीके से आप ये आ सकते हैं कनेक्शन को। इसमें पहले सभी पैरेलल वाले को हम क्या कर लेंगे, पैरेलल वाले को एक साथ कंबाइन करके फिर इन्हें एक साथ सीरीज़ में कर देंगे। जैसे ये वाला केस है, इस वाले केस में ये वाले और ये तीनों एक साथ सीरीज़ में है, लेकिन ये इसके साथ सीरीज़ में नहीं क्योंकि यहाँ पर इसमें वायर आ गया। इन तीनों को सीरीज़ में ऐड करेंगे, पहले इन तीनों को सीरीज़ में ऐड करेंगे, उसके साथ इसे पैरेलल में ऐड करेंगे। ये है सिस्टम। इस वाले में अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो पहले देखो ये वाले तीनों एक साथ, मतलब ये दोनों एक साथ है, तो पहले इन दोनों को इसके साथ इसे मर्ज करेंगे, फिर ये तीनों सीरीज़ में ऐसा हो जाएगा इसमें। तो इनमें इन चीज़ों का ध्यान देना होता है, किसको सीरीज़ में किसको पैरेलल में हमें लेना है। अब जैसे इसमें ये वाला केस आ गया, इसमें क्या दे रखा है हमें, इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रखी है 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या रखा था करंट इन द सर्किट्स। करंट इन द सर्किट वाला I = फॉर्मूला लगाएंगे EMF टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना है हमारा 20 और 4 24 और 1 25, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस इसका 25 होगा इसमें, क्योंकि ये बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड होगा, ठीक है। I = V/R हो जाएगा, ये V की वैल्यू दे रखी है, हाथ टोटल करंट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनको कितना मिलेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसका रेजिस्टेंस और इसका करंट ले लो, ठीक है। I R ले लो, ये वाला करंट और ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है।
इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ध्यान रहे एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल क्या होगा हमारा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल V1 V2, ठीक है, ये V1 V2 जो हमारे आए हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 1.44 वोल्ट, तो ये टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल वोल्टेज कितनी आ रही है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में ये आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एंड द पोटेंस वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, करंट अगर फ्लो करता है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लो करता है ये बताना है हमें, ठीक है, तो इसमें कितना कम हो जाएगा, ये 1.5 टोटल है ही हमारा, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतनी फोर्स दे रहा है और इतना ये कंज्यूम कर रहे हैं, तो इतना ये गिर गया हमारा 0.06 वोल्ट, ठीक है, ये इस तरीके से निकालते हैं, सिंपल है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो इस तरीके का भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, बस इसमें ज़्यादा कुछ इतना मत करो। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, फिर पावर का कॉन्सेप्ट है, पावर इज इक्वल्स टू W/T होता है, पावर को वोट में मेजर करते हैं, वही है सिस्टम। इसके 3-4 फॉर्मूले हैं जो ड्राइव हो रहे हैं इसमें, ठीक है, उनको हम एक ही साथ क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जैसे P इज इक्वल्स टू W/T होता है, पावर की यूनिट वाट होती है, ठीक है। अब W/T को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, पावर वाले फॉर्मूले देखो, V इज इक्वल्स टू IT, जैसे V इज इक्वल्स टू W क्या होता है, Q होता है, तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VQ अपॉन T, यहाँ पर P। Q की जगह क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, तो Q की जगह लिख सकते हैं हम IT, तो यहाँ पर V, Q की जगह IT, तो यहाँ पर T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल्स टू VI, एक फॉर्मूला P का ये भी होता है, P इज इक्वल्स टू VI। अब लगाएंगे इसमें ओम्स लो, ओम्स लो क्या आता है, V इज इक्वल्स टू IR। अगर हमने V की जगह क्या रखा, V की जगह क्या रख दिया हमने, एक मिनट, Q की जगह IT है ना, सही है बिल्कुल, V की जगह IR रखा हमने, तो IR, और यहाँ I एक और है, तो इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है I²R। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में हमने I की वैल्यू रखी होती, V की न रखी होती, तो I की वैल्यू क्या होती है, V/R। I की जगह अगर इसी में हम क्या रख दें, यहाँ V, और I की जगह रख दें V/R, तो कितना हो जाएगा, V²/R, ठीक है, ये हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला VI, ये वाला फॉर्मूला I²R, P इज इक्वल्स टू I²R, और ये बोला, इनमें डिफरेंस पूछ लेता है वो, कोई एक गलत लिख देगा फॉर्मूला, वो क्या देगा कि P इज इक्वल्स टू V²R, क्या ये सही है, या फिर इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है, ये तीनों सही है, कौन सा गलत है, ये वाला गलत है, तो इस तरीके से ऐसा एक गलत वाला एग्जाम्पल दे देता है वो, ओके। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। इसी में ही W वाला जिसको हम हीट एनर्जी में कहते हैं, W इज इक्वल्स टू PT, ठीक है, और P की वैल्यू हम अगर कन्वर्ट कर देते हैं, P इज इक्वल्स टू I² लगा देते हैं यहाँ पर, I²RT, तो W इज इक्वल्स टू I²RT, जिसे हम हीट एनर्जी में कहते हैं I²RT, ठीक है, तो हीट एनर्जी ऐसे निकाल सकते हैं हम, ओके। या फिर P की वैल्यू अगर हम ये वाली रख दें, V²/R, P की वैल्यू क्या रख दें, V²/R, तो ये भी हीट का ही फॉर्मूला हो जाता है। इसमें एक कमर्शियल यूनिट है जिसे हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, ये हमने हीट कैपेसिटी वाले में बताया था कि अगर P इज इक्वल्स टू W/T होता है, तो W अगर हम यहाँ पर P × T कर रहे हैं, W यहाँ पर एनर्जी है, अगर ये एनर्जी कंज्यूम हम किस में मेज़र करें, किलोवाट आवर में मेज़र करें, तो ये कमर्शियल यूनिट हो जाती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होती है जो हम कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड सर्किट, मतलब हाउस होल्ड में, ओके, कंजप्शन में। 1 किलोवाट में कितनी जूल एनर्जी होती है, तो 1 किलोवाट में होती है 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी, क्योंकि देखो 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट, ठीक है। 1 घंटे का अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे, 1 घंटे को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 60 × 60, और W, और ये क्या है हमारा वाट, और सेकंड, ये किसकी यूनिट है, जूल की, क्योंकि देखो W इज इक्वल्स टू P × T होता है, P की यूनिट क्या है, वाट, और सेकंड, तो वाट सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। अब 6×6 = 36, ये 10⁻⁴ कितना हो रहा है, 5 जूल। 36 × 10⁵ कह लो, या फिर अगर हम इसे 10 से डिवाइड, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3.6 × 10⁶ जूल कह देते हैं 1 किलोवाट आवर में, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारा। इसी क्वेश्चन हो गए हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की बताया, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा करंट के स्क्वायर के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस की, जितना रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट।
टाइम के जितने ज़्यादा टाइम तक उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं करंट को, उतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी हमारी, ठीक है। H=I²R T फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, ये है इसमें क्वेश्चन। कमर्शियल यूनिट पर इस तरीके के आ जाते हैं कि भाई एक बल्ब है वो 2 घंटे तक चलाया जा रहा है, ठीक है। उस कुछ डिवाइसेस हैं उनको टोटल हम चला रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, कमर्शियल यूनिट में देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आ जाते हैं। कह रहा है कि एक डिवाइस है, इसकी पावर कितनी है, 500 वोट है। उसको लेट कर लेते हैं कितने आवर्स के लिए चलाया जा रहा है, उसको 5 आवर्स के लिए, या फिर 5 आवर्स पर डे चलाया जा रहा है। और कितने दिन तक चला रहा है, कितने डेज तक चला रहा है, वो 30 डेज तक से चला रहा है। अगर यूनिट कमर्शियल यूनिट हमारी मतलब कितने रुपए पर चार्जेस ले रही है हमारी, उसकी कॉस्ट कितनी है हमारी, 8 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से है। तो आपको इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर किलोवाट में लेनी है, ये 500 है, किलोवाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोवाट में चेंज होगा। टाइम आर में लेना है, इतना एनर्जी है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम ये सिर्फ एक दिन की है, 30 डेज़ के लिए अगर हम निकालें तो 30 डेज़ के लिए 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, 1 0 ये वाली कैंसिल हो गई। तो ये 25 75 यूनिट बन रही है हमारी। और अगर ये 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 क्या हो जाएगा हमारा, 750 रुपीज़ इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी जो हमें पे करनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही वो एक डिवाइस में देकर 4-5 डिवाइस दे सकता है कि भाई एक फ़ैन है, एक कूलर है, एक एसी है, एक 500 वोट की है, एक 1000 वोट की है, एक 200 वोट की। तो पहले उन सभी को प्लस कर लो, फिर उन्हें किलोवाट में चेंज कर लो, फिर बिल्कुल ऐसे ही सेव करना है। ओके, ये है इसमें कॉन्सेप्ट। ये हो गया हाउस होल्ड सर्किट वगैरह। तो आपको इसमें सिंपल वाले करने हैं, इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड है वो तो हमें करने हैं ही। ओके, अब इसमें अगर हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले को करेंगे हम और ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आप कर लेना इन्हें क्लियर। इस पर इन्हें क्लियर करने के बाद ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारा इतना ही है इसमें। ओके, तो बस आप अब जी जान से अपनी प्रिपरेशन कर दें, एकदम कुछ भी ना छोड़ें। कोई भी टॉपिक अगर रह रहा है आपको तो क्या कर लें, उसे क्लियर कर लें, बस उसी को रिवाइज़ करें। एक बार रिवाइज़ दोबारा से ज़रूर करें जो आपने कर लिया है। बस ये करने के बाद आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अच्छा स्कोर करेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी अच्छा जाने वाला है पेपर और आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।